नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, पिछले 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की जितनी भी करंट अफेयर्स है उसकी एमसीक्यू के बेस पर मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अब जो करंट अफेयर्स जो भी आपको बताऊंगा वो एमसीक्यू बेस्ड ही होंगे। तो 6 से 12 सितंबर का ये पार्ट 1 हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले 6 दिनों में ये थोड़ा गैप हो गया है। तो इसको कंटिन्यू करके रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे, और साथ में जब आगे जो क्लास होगी, लाइव क्लास, वो 9 बजे से कंटिन्यू रहेगी। लेकिन इन वीडियोस को मैं पहले डाल दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये 10 सितंबर को अभी हाल ही में मनाया गया है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, आईएएसपी ने ये मनाया। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने ये 2003 में पहली बार मनाया गया था, और उसके बाद ये कंटिन्यू मनाया जाता रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 2004 में फिर से मनाया था, क्योंकि इसको आईएएसपी ने जब ये मनाया था तब इसको बहुत ही प्रशंसा मिली थी इस कार्यक्रम को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये नाम दिया था औपचारिक रूप से। तब से ये हर साल जो है ये 10 सितंबर को मनाया जाता रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो महिला एकल का खिताब जीता है ये कोको गॉफ ने जीता है, और इसमें इन्होंने अरीना साबालेका को हराया है। सबसे कम उम्र की ये महिला हैं जिन्होंने ये जीता है। और यूएस ओपन का 2023 का जो पुरुष जो मेंस सिंगल्स था, तो पुरुष एकल खिताब, ठीक है ना, खिताब ये जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। जोकोविच, ठीक है। और नोवाक जोकोविच जो है हम लोग जानते हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने डैनियल मेदवेदेव को हराया है जो रशिया के थे। तो ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम था। ठीक है, तो महिला में कोको गॉफ जीती हैं, इन्होंने अरीना साबालेका को हराया है। और पुरुष में नोवाक जोकोविच जीते हैं, और इन्होंने डैनियल मेदवेदेव को हराया है। और डैनियल मेदवेदेव जो हैं वो रशिया के हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो ये 12 वैज्ञानिकों को चुना गया है इसमें। और ये जो 12 वैज्ञानिक हैं ये अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये CSIR द्वारा दिया जाता है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, जो इस समय CSIR के डायरेक्टर हैं वो कले सेल्वी, ठीक है। और इन्होंने जो है ये पुरस्कार दिया है। और साथ में ये पुरस्कार वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में दिया जाता है, और इनकी आयु जो होती है वो 45 उम्र से कम होती है। ऐसे वैज्ञानिक जिनकी आयु 45 वर्ष से उम्र कम होती है उनको ये दिया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अवार्ड जो है शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर है। और शांति स्वरूप भटनागर जो थे ये CSIR के फर्स्ट डायरेक्टर थे, और एट दैट टाइम जो है ये रहे थे 1942 से लेकर के 1954 तक। ठीक है, इतने टाइम तक ये डायरेक्टर रहे थे पहले। ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है इसका फाउंडेशन डे जो है, स्टार्टिंग हुई थी जब इसका फाउंडेशन पड़ा था, तो फाउंडेशन डे जो 26 सितंबर को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है ये G20 शिखर सम्मेलन अभी हम ये भारत में
अभी संपन्न हुआ दिल्ली में। और ये जो है ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है ये भारत ने ही शुरू किया है। और इसको जो है बेसिकली इसमें क्या है कि पेट्रोल के साथ जो इथेनॉल है, इथेनॉल है ना, तो ये 10% पहले मिलाया जाता था, अब ये 20% मिलाया जाएगा। और जितना ज़्यादा इथेनॉल मिलाया जाएगा उतना ज़्यादा वो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये पेट्रोल उसकी रेशियो कम कर दी जाएगी। और इस तरह से जो है हम पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। तो G20 देशों में ये मनाया गया। G20 शिखर सम्मेलन में ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा भारत ने की है। और इसको एक पृथ्वी सत्र बोला गया है मोदी जी द्वारा, है ना, एक पृथ्वी सत्र। और इस एक पृथ्वी सत्र में ये एक तरह से एक मिशन है, एक पृथ्वी सत्र ये मिशन है, ठीक है। और ये मिशन जो है ये पर्यावरण को लेकर के है। और इसी मिशन के साथ साथ एक और मिशन है G20 उपग्रह मिशन, ठीक है, G20 उपग्रह मिशन। तो उसके बाद ये दो जो मिशन है ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। स्वच्छ ईंधन को बढ़ाने के लिए एक्चुअली क्या है कि गठबंधन किया गया है, जैव ईंधन गठबंधन। और इसमें बेसिकली बजट 2023-24 में जैसा कि हम लोग जानते हैं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये इसका कार्यान्वयन नियमन किया गया था 2023 में। और अभी 2023-24 के बजट में भी इसको शामिल किया गया था। तो इसमें बेसिकली क्या है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कि जितने भी जैसे व्यक्ति है या उद्योग है या किसान है या शहरी निकाय हैं, जो भी ग्राम पंचायत हैं या निजी क्षेत्र के कोई संस्थान हैं या फिर अदर्स जैसे गवर्नमेंट के जो कॉरपोरेट हैं, तो वो सभी जो है ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने के लिए सक्षम हैं। और इसमें क्या करना है बेसिकली इन्वायरमेंट को और अच्छी तरह से जो है उसको इम्प्रूव करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को। और इसको लेकर जैसे पेड़ लगाना है ना, तो पेड़ लगाने के साथ साथ जैसे जल संरक्षण है, ठीक है, पानी को बचाना है। उसके बाद जो जितना भी गार्बेज है, कचरा है, अपशिष्ट है, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट। और उसके बाद में वायु प्रदूषण जो है उसको कम करना शामिल है, ठीक है। तो यही इसका ये बेसिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसका उद्देश्य है। और लाइफ LIFE इसको आप जरूर याद रखिएगा। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो है इस सिद्धांत का इसको पालन करना है हमको वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के तहत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक ने अपने 6000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा सक्षम की है? तो ये UPI ATM सुविधा ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टार्ट की है। और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6000 ATM से अधिक जो है तो UPI ATM लगाए हैं। और इसमें जो है मोबाइल से जैसे QR कोड स्कैन करते हैं तो QR कोड को स्कैन कर लेंगे मोबाइल से, और उसके बाद जो है ये मोबाइल से स्कैन करने पर ATM से कैश निकल आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन जो भी हुआ है भारत में मनाया गया है 6 से 9 सितंबर के बीच में। और इसमें किस संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो जैसे मैंने बताया था कि अफ्रीकन यूनियन जो है, तो ये अफ्रीकन यूनियन इसको जो है एक सदस्य के रूप में, स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस ग्रुप में जो है पूरा जो अफ्रीकन यूनियन है, उससे पहले थोड़ा G20 को जान लेते हैं। G20 में 19 कंट्रीज़ हैं और प्लस EU का एक संगठन, पूरा EU के जितने भी यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं वो भी शामिल हैं। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, तो ये एक बड़ा गठबंधन बन गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अफ्रीकन यूनियन में 55 देश जो हैं वो आते हैं। और इसकी स्थापना अफ्रीकन यूनियन की 2001 में की गई थी 26 मई को, 26 मई को,
और इसमें जो ये स्थापना हुई थी तो उस समय ये अदिस अबाबा में इथियोपिया में हुई थी, इथियोपिया, ठीक है। और अदिस अबाबा वहाँ की राजधानी है। और उसके बाद में फिर ये 2001 में जैसे इसकी स्थापना हुई, उसके बाद ये 9 जुलाई 2002 में इसको लॉन्च कर दिया गया, मतलब ये मनाया जाने लगा, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन संघ का जो भी कॉन्फ्रेंस का जो कार्यक्रम था वो अलग अलग जगह पे आयोजित किया जाने लगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित कर रहा है। करतारपुर कॉरिडोर, जैसा कि हम लोग को पता है कि करतारपुर कॉरिडोर ये पाकिस्तान में लगता है प्रांत में, और पाकिस्तान में ये पंजाब प्रांत है ना, जैसे लाहौर का जो एरिया है, लाहौर शहर है जो, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि तीर्थ यात्रियों को लुभाने के लिए ये किया गया है, और इसका जो सीधा सीधा संबंध है वो वहाँ के जो धार्मिक मंत्री हैं पाकिस्तान के, ठीक है, वो धार्मिक, उनका नाम है अनीक अहमद, ठीक है ना, अनीक अहमद। और अनीक अहमद ने ये यात्रा जो निकाली जाती है उसके दौरान ये आधारशिला इसकी रखी है करतारपुर कॉरिडोर की, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में ये थीम पार्क विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दी है। अब 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन ये एक्चुअल में ये उड़ीसा ने दिया है इसको। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एक कलिंगा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया है, कलिंगा स्टेडियम। अब कलिंगा जो है ये स्टेडियम है और ये भुवनेश्वर में है, और जैसा कि हम लोग को यहाँ पता है कि उड़ीसा का ओल्ड नेम जो है वो कलिंगा ही था, ठीक है। तो इसमें 181 मोबाइल यूनिट हैं जो पशु चिकित्सा वाहन हैं, जिस तरह से हम लोगों के लिए वाहन हैं, और इन वाहनों का उपयोग जो है बेसिकली पशुधन या पशुओं की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है। अब विश्व फिजियोथेरेपी दिवस जो है ये 2023 अभी मनाया गया, और ये हर बार जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है थीम जानना, क्योंकि पूछा ही जाता है थीम को, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना। तो ये इसकी थीम है, और बेसिकली जैसा कि हम लोग को पता है कि आर्थराइटिस मतलब गठिया रोग होता है। इसकी थीम के साथ साथ जो है ये 2023 में ये पिछले साल जो है उसकी थीम भी दे रखी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। ये साइबर सुरक्षा जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है इस समय, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अपराधों के खिलाफ जो है तत्काल कदम उठाने के लिए ये सुरक्षा के लिए दी गई है ये, और ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और इस परियोजना का बेसिकली क्या मतलब है कि नागरिकों को जो है एक सप्ताह में, यानी 24/7 एक तरह से ले सकते हैं, पूरी तरह से कॉल सेंटर्स जो हैं इसके खुले रहेंगे, और इस तरीके से ये साइबर सुरक्षा जो है इससे रिलेटेड जैसे कोई भी फ़ोन आता है तो उसको अटेंड किया जाएगा, ठीक है, और शिकायत जो है दर्ज की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किस राज्य के सलेम सागू को जीआई टैग मिला है। तो सलेम सागू एक तरह से ये साबूदाना है, और सलेम सागू जो ये जीआई टैग है ये तमिलनाडु का है, सलेम सागू,
है ना। और इसको जो है साबूदाना का ये एक तरह का है स्पेशल साबूदाना जिसको बोलते हैं, वहाँ का प्रसिद्ध साबूदाना सलेम साबू के नाम से जाना जाता है। और सलेम इसको नाम दिया गया है क्योंकि सलेम वहाँ का एक ज़िला है और उसके लिए ये नाम दिया गया है। सलेम साबू बेसिकली जैसे हम लोग को पता है कि टेपियोका होता है, टेपियोका पेड़ होता है, तो टेपियोका के जड़ से ये साबूदाना बनता है। और जड़ में ये इसमें टेपियोका में 30 से 35% जो है इसकी जड़ में स्टार्च होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, ठीक है। तो 30 to 35% इसके में स्टार्च होता है, इसमें टेपियोका के पेड़ होता है उसमें। जब भी पूछा जाएगा सलेम साबू तो ये इसके पता ही है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि साबूदाना जो बनता है वो साबूदाना जो है टेपियोका की जड़ से बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत और श्रीलंका और भूटान इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन को लेकर के अभी रशिया और यूक्रेन का जो कंट्रडिक्शन है और ये एक तरह से कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसको युद्ध भी कह सकते हैं कि वार है ये, और पिछले विगत दिनों से ये चल रहा है। इसमें जो है यूक्रेन को $600 मिलियन की सुरक्षा सहायता एक तरह से कह सकते हैं कि वीपन्स के को लेकर के ये यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया है। अमेरिका ये घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा। और इसमें वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, तो विदेश मंत्री जो हैं वहाँ के एंटोनी ब्लिंकन है, ठीक है ना। अब इन्होंने ये बोला है कि हम $600 करोड़ की सहायता पैकेज देंगे। और इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात है कि इसमें यूक्रेन सुरक्षा सहायता जो है ये प्रोवाइड की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उनको सुरक्षा देने वाले एक एसपीजी थे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, उसके अधिकारी थे, उनका निधन हो गया है। तो हमको बताना है कि वो निधन कौन अधिकारी थे। अरुण कुमार सिन्हा का भी निधन हुआ है जैसा कि हम लोग जानते हैं, और 6 सितंबर को उनका निधन हुआ था। ये गुड़गांव में अस्पताल में भर्ती थे, वहाँ पर इनका 61 वर्ष की आयु थी इनकी, वहाँ पर निधन हो गया। 1987 बैच के ये केरला कैडर के आईपीएस थे, और है ना, इनको जो है एक्सटेंशन दिया गया था। एसपीजी का डायरेक्टर रहे थे ये, एसपीजी डायरेक्टर है ना रहे थे ये। इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो ये अरुण कुमार सिन्हा का निधन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया प्लांट या संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए के लिए निवेश करेगा? कौन सा? पेप्सिको। तो अब पेप्सिको जो है एक तरह से कोल्ड ड्रिंक्स के लिए हम लोग जानते हैं जाना जाता है, पेप्सी कंपनी है, और इसमें जो है फूड फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बात की जा रही है। और ये 778 करोड़ रुपए का ये प्लांट रहेगा, और ये प्लांट जो है एक तरह से फूड पार्क में लगेगा, और जो 2025 में स्टार्ट होगा जो पूरी तरह से ये प्लांट लग करके, और ये असम के नलबाड़ी में लगेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये इसका पूरा प्लांट का जो मैंने बताया, जैसे कि 2025 तक ये प्लांट लगेगा, और इसका कमिश्निंग के बाद ये स्टार्टिंग होगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कौन यूरोपीय संघ के होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में फिर से शामिल हुआ है? अब सबसे पहले जो है ये हम जानते हैं कि होराइजन रिसर्च प्रोग्राम है क्या। तो होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में जो है एक तरह से यूरोपीय संघ का ये प्रोग्राम है, और इसमें जो है वित्त पोषण एक तरह से ब्रेक्सिट गतिरोध के बाद, जैसे ब्रिटेन अलग हुआ था तो उसके बाद होराइजन रिसर्च प्रोग्राम ये आया था, और ये व्यापार विवाद
जो समाधान के लिए ये प्रोग्राम किया गया है, इसका आंसर है बी, ब्रिटेन। ठीक है, तो इसमें ब्रेग्जिट के बाद में जैसे ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, तो उसके बाद में ये इसको जो है व्यापार विवाद स्टार्ट हो गया था उसमें यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच में। तो इनको फिर से जो है डेवलपमेंट करने के लिए ये होराइजन रिसर्च प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? ब्रिटेन। के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया है? तो नागरिक पेंशन वितरण के लिए देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बंधन बैंक प्राइवेट बैंक के अधिकृत किया है, इसको सर्टिफिकेशन दिया है एक तरह से। और ये केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय जो है की ओर से भी ये पेंशन वितरण बैंक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बंधन बैंक जो है ये इसमें नागरिक मंत्रालय भी, जैसे रेलवे है या डाक है और इसके साथ साथ रक्षा है, तो ये सभी के अलावा एनसीआर जो रीजन है वो, और जो विधानसभाओं के बिना जो जिनमें विधानसभा नहीं है, ऐसे ये कह सकते हैं जो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें विधानसभा नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा है, तो लद्दाख में जैसे नहीं है। तो उसी प्रकार से दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली का तो चलिए ये एनसीआर रीजन है। अन्य जो यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा नहीं है, उसके लिए जो है उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गया और हाई कोर्ट भी आ गया। तो जितना भी नागरिक पेंशन वितरण है वो सभी को ये कवर कर रहा है, तो इसके लिए बंधन बैंक को ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वित्त उद्योग विकास परिषद। वित्त उद्योग विकास परिषद है, इसके नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो उमेश रेवनकर को नया चेयरमैन बनाया गया है, सीएमडी बनाया गया है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। ये एफआईडीसी इसको बोलते हैं, वित्त उद्योग विकास परिषद, एफआईडीसी। ठीक है ना, फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो इनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले जो थे ये रेवनकर जो हैं सीएमडी बनने से पहले ये एक कंपनी है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, इसके जो हैं ये वित्तीय सेवा में रहे हैं और इसके कह सकते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ये रहे हैं इस कंपनी के। और इन्होंने इस कंपनी को 35 इयर्स तक ये रहे, इन्होंने सेवा दी है। उसके बाद जो है ये अभी यहाँ पर उनको एफआईडीसी का चेयरमैन घोषित प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, और एक्चुअल में ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि असम में राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? तो ये जो फ्लाईओवर है इसके बारे में बताते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसकी लंबाई पूछी गई है, तो यहाँ पे असम में नीलांचल पहाड़ियाँ हैं, तो नीलांचल नाम दिया गया है इसको, नीलांचल पहाड़ियों के नाम पर इसको नीलांचल फ्लाईओवर नाम दिया गया है। ठीक है, और नीलांचल फ्लाईओवर जो है ये इसकी लंबाई जो है 2.63 किलोमीटर है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी वाला इसमें। और इसके लिए जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 2.63 किलोमीटर गुवाहाटी में मालीगांव चारियाली यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये कामाख्या गेट तक, ये कामाख्या गेट यहाँ तक ये जाएगा। और इसके लिए कुल लागत जो है वो 420
करोड़ रुपए की लागत है इसकी, बनवाया जाएगा ये। और इसका उद्घाटन स्टार्ट हो गया, मतलब उद्घाटन किया गया है। और 35 महीने की अवधि दी गई है कि 35 महीनों में ये 35 माह में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एक तरह से 3 साल का लगभग टेन्योर इसको दिया गया है। आज की करंट अफेयर्स के जो फर्स्ट पार्ट हमने किया, और जो टोटल 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक की करंट अफेयर्स है उसको इसी तरह से क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जब ये 6 दिन का जो गैप है, ये वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे पर डे की जो करंट अफेयर्स है उसको कंटिन्यू रखेंगे। लाइव उसके लिए चलता रहेगा, जैसा कि रात के 9 बजे हम लोग लाइव लेते हैं। रात के 9 बजे लाइव क्लास में आपको वो कंटिन्यू जो 13, 14, 15 जैसे जैसे सितंबर में जो ये डेट्स आती जाएंगी वैसे वैसे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इनका जो है ये 6 से 12 तक सितंबर का जो है वीडियोस, ये आपको एक तरह से वीडियो अपलोड किए जाएंगे जीएस तैयारी चैनल पे, और का जो करंट अफेयर्स छूटा हुआ है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन उससे पहले एक आपको सूचना दे दूं कि जो जीएस तैयारी ऐप है उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और उस पर भी क्लास स्टार्ट है अभी पीईटी को लेकर के लिए। तो पीईटी के क्लास जो है वहाँ पर मैं लाइव लेता हूँ क्लास, वो ऐप पर ही मौजूद हैं। और इस ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद में वहाँ पर आप उसके मेंबर बन सकते हैं। तो वो पेड ग्रुप है, उस पेड ग्रुप में ये क्लासेस जो हैं वो ली जाती हैं। तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, और ये पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि 28-29 अक्टूबर को इसका पीईटी का क्वेश्चन एग्ज़ाम आ रहा है, इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है और आप सभी लोगों को इसका ये पता ही होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।